हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। चैप्टर है हमारा 7वां, चुनाव यानी कि इलेक्शन। ये हमारा चैप्टर है, इसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। आपकी जो नई एनसीईआरटी आई हुई है, ठीक है, ये नई एनसीईआरटी से मैं आपको कराने वाला हूँ और हिंदी मीडियम में कराऊंगा। आपकी जो इंग्लिश में आई हुई है बुक, उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में कराने वाला हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके अलावा आपकी जो गंगा बुक है हिंदी की, उसके भी मैंने कुछ चैप्टर करा रखे हैं। अगर आपको आगे के चैप्टर जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्दी आगे के चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ईएसपी क्लास 9th। इसको आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। इंस्टाग्राम पे आपको मैं एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से मिलूंगा, आप मुझे वहां पे सर्च कर सकते हो और ठीक है, फॉलो कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक बार आप इस चैप्टर का सिलेबस देख लो, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं सीधा ले चलता हूं आपको अपने टॉपिक पे। तो चलिए, ये जो चैप्टर है इसको मैं कई मॉड्यूल में यानी कई हिस्सों में बांट कर पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी से एक एक मॉड्यूल समझ में आ जाए। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है, इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, यानी जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पे, उस चुनाव को समझेंगे। चुनाव जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाले हैं। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है, उसको समझेंगे। फिर जो रेगुलर चुनाव हमारे यहाँ पे होते हैं वो क्यों जरूरी है, यानी नियमित चुनाव क्यों जरूरी है। चुनाव चक्र को समझने वाले हैं। जो सेफोलॉजी होता है, यानी जो चुनाव के बाद उसका विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं, कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चुनाव यानी कि इलेक्शन। तो देखिए, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का जो मेन आधार होता है वो होता है चुनाव। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे लीडर होते हैं, हमारे नेता होते हैं, ठीक है, जो हमारे एमएलए हो गए, हमारे एमपी हो गए, वो कैसे आते हैं चुनकर? तो चुनाव के जरिए। हम लोग, यानी कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप भी वोट दे पाओगे, और मैं तो 18 साल का हो चुका हूं तो मैं वोट देता हूं। यानी जो व्यक्ति हमारे यहाँ पे भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, 18 साल का हो चुका है, वो क्या करता है? वो वोट देता है। और वोट देकर वो क्या करता है? अपने नेता को, अपने लीडर को जिताता है, यानी विधानसभा में या फिर संसद में भेजता है। तो देखिए, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। आपको पता है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमारा एक अधिकार है चुनाव यानी वोट करने का। तो भारत के जो नागरिक हैं सभी को मतदान करने का, वोट देने का अधिकार है। और जब हम इस अधिकार का पालन करते हैं यानी वोट देते हैं, तो हम अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है। फिर नियमित और समय समय पर होने वाले चुनाव लोकतंत्र के मूल में होते हैं। आपको पता है, हमारे देश में रेगुलर चुनाव कराए जाते हैं। हर 5 साल में हमारे देश में क्या होते हैं, 5-5 साल में हमारे यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं। और ये लोकतंत्र का मूल है। क्योंकि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, या राजा वगैरह हैं, या कोई डिक्टेटरशिप है, तो वहां पे इस तरीके के इलेक्शन नहीं होते। एक ही लीडर है, वो कई सालों तक वहां पे शासन करता आ रहा है, वहां पे ऐसा चलता है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। हमारे यहाँ तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर जनता किसी को वोट देकर जिता देगी तो वो सत्ता में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जनता 5 साल के बाद उसी मतलब नेता को वोट ना देकर हरा देगी तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक पदों के प्रतिनिधियों का चुनाव या तो प्रत्यक्ष चुनाव या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाता है। देखो, जो सार्वजनिक पद होते हैं उस पे जो जो भी कैंडिडेट होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? या तो प्रत्यक्ष चुनाव से होता है या फिर अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे देखो, मेनली क्या समझाया जा रहा है, आपको दो तरह के चुनाव बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका अप्रत्यक्ष, और दूसरा जो चुनाव है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से चुना जाता है। तो चुनाव को भारत का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड दिवस के रूप में आपको समझना है। क्योंकि देखो, जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में जो जीत जाता है वो सत्ता में चला जाता है, यानी सरकार बना लेता है। और जो हार जाता है वो सत्ता से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो चुनाव को भारत का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड दिवस के रूप में आप देख सकते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन नागरिक अपने नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और नए प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो देखिए, अब जो चुनाव का दिन है, मान लीजिए जब लोग वोट देने जा रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, अगर वो पहले से एमएलए या सांसद है, तो क्या उसने 5 साल में अच्छा काम करा है? अगर अच्छा काम करा है तो उसको रिपीट कर देते हैं, यानी दोबारा वोट देते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई अच्छा काम नहीं करा, या फिर दूसरा कैंडिडेट उससे ज्यादा अच्छा है, तो उसको वोट दे देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे चलता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है,
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या है, यानी इसमें हम डायरेक्ट वोट दे देते हैं, ठीक है, मतदान कर देते हैं। जैसे मान लो चुनाव का दिन है, मान लीजिए आज इलेक्शन है और मैं भारत का नागरिक हूं, मैं 18 साल से प्लस हो गया हूं, तो मैं वोट देने का अधिकारी हूं, यानी मुझे वोट देने का अधिकार है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा विधानसभा या लोकसभा जो भी इलेक्शन है, मैं जाऊंगा अपनी जो हमारी निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र में, और जो मेरा बूथ होगा वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, वोट करूंगा। वोट करने का मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट मुझे पसंद है मैंने उसको वोट कर दिया, यानी मैंने डायरेक्ट जाके वोट करा है। और वो अगर वो उस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाते हैं सबसे, तो वो जीत जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें क्या होता है, तो आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे चुनाव हैं जिनमें नागरिक यानी जनता अपने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी हमारे जो नेता होते हैं उनको चुनने के लिए सीधे मतदान करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और वोट दे देते हैं। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव। ये बहुत ही सिंपल होता है, प्रत्यक्ष चुनाव बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मतदाता होता है यानी जो वोटर होता है वो स्वयं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है। इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, आपको वोट सीधे, आपका वोट सीधा निर्णय करता है, ठीक है। यानी मान लीजिए ये मैं हूं, अब मैं गया, मैंने सीधा अपने नेता को जो मुझे पसंद है उसको जाके मैंने वोट दे दिया, ठीक है, यानी डायरेक्ट मैंने उसको वोट दिया है और इसका असर डायरेक्ट पड़ेगा। आप मतदान, उदाहरण है आपके सामने, आप मतदान केंद्र पर अपने सांसद यानी अपने एमपी को या फिर अपने विधायक को चुनने के लिए सीधे वोट देते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग या फिर प्रत्यक्ष चुनाव इसको कहा जाता है। इसमें देखो इस तरीके से चुनाव रूम होता है, यहाँ पे आते हैं बूथ में लोग, यहाँ पे ईवीएम रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है कागज वगैरह दिखाने की, आईडी दिखाने की, वो सब करा के यहाँ पे आते हैं, जो भी कैंडिडेट पसंद होता है उसके सामने का बटन दबा देते हैं और वोट हो जाता है। अब दूसरी तरफ होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे चुनाव हैं जिनमें नागरिक उन प्रतिनिधियों को वोट देते हैं जो बाद में नेताओं का चयन या फिर चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे आपने हमारे यहाँ पे देखा होगा राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, तो इस तरीके के चुनाव, जैसे राज्यसभा, अब जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जब राज्यसभा के सांसद के लिए चुनाव होता है तो वो, उसमें हम वोट नहीं करते, हम डायरेक्ट वोट नहीं करते, ठीक है, हमारे द्वारा जिताए गए, यानी मान लो ये जनता है, जनता ने जिसको जिताया है, अपने जो एमएलए वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सांसद के लिए मतदान करते हैं, ठीक है, यानी हमारे द्वारा जिताए गए कैंडिडेट उनको वोट करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके के चुनाव जो है इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, ठीक है। यानी जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देके कुछ नेताओं को जिताया, फिर इन नेताओं ने आगे वोट दिया और फिर चाहे राज्यसभा के सांसद हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, उन्होंने आगे उनको जिताया, ठीक है। आगे देखो, नागरिक जो होते हैं यानी जनता जो है पहले प्रतिनिधियों को चुनती है, पहले क्या करते हैं, हम अपने एमएलए वगैरह जिसको भी हमें वोट देना है हम उसको चुनते हैं। इसके बाद प्रतिनिधि अंतिम नेता का चुनाव करते हैं, यानी बात हमारे बाद जो हमारे नेता हैं वो किसी दूसरे कैंडिडेट को चुनते हैं। तो ये होता है अप्रत्यक्ष में। इसमें नागरिक और अंतिम पदाधिकारी के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है, एक एक्स्ट्रा परत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वाला सीन नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, जनता वोट देगी और किसी को एमएलए बना देगी, फिर वो एमएलए वोट देकर किसी को आगे राज्यसभा का सांसद बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, यानी बीच में एक लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आप अपने विधायक यानी एमएलए और अपने सांसद को चुनते हो, फिर वो क्या करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ये भी है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो हम थोड़ी वोट देते हैं, हमने जिन विधायक को, हमने जिन सांसदों को जिताकर भेजा है वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। तो ये होता है। फिर चुनाव किस प्रकार होते हैं, तो देखो, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित। तो प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट हम वोट देके किसको जिताते हैं, तो हमारे जो लोकसभा है, यानी हमारे लोकसभा के जो एमपी होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, उनको, केंद्र के लेवल के चुनाव हैं, इनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, ठीक है। फिर विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहां पे जाके वोट देता हूं, तो वहां से जो भी जीतेगा एमएलए वो डायरेक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है, ये प्रत्यक्ष हो गया। फिर स्थानीय निकाय के चुनाव, जैसे मान लो गांव में पंचायतें होती है या शहरों में नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, इसमें भी डायरेक्ट चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव का एग्जाम्पल है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं यानी हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, यानी हम डायरेक्ट इनको वोट नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा जिताए गए लीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए भी चुनाव होता है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं,
जो एमपीज होते हैं राज्यसभा के, उनके लिए भी इनडायरेक्ट वाले तरीके से ही चुनाव होता है। आगे चलते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा कि नए चुनाव क्यों आवश्यक है। आप सोचोगे कि देखो हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ पे सरकार जो 5 साल काम करती है, फिर 5 साल के बाद जब वो सरकार खत्म हो जाती है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो दोबारा चुनाव होते हैं। दोबारा चुनाव होते हैं, अगर जनता को पसंद आती है वो सरकार, तो दोबारा उसको जिता के दोबारा से 5 साल के लिए बना सकती है, या फिर जनता को लगता है कि उसने काम सही नहीं करा तो उसको हटाकर किसी दूसरे को बना सकती है। यानी कहने का मतलब है कि हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो ये नए चुनाव क्यों होते हैं भाई, क्यों जरूरी है? एक बार बना दो, चलने दो 20-30 साल, क्यों बार बार बदला जाता है? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो यही चीज है। तो देखो आखिर क्यों 5-5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, क्या कोई सरकार जनता से दोबारा जनादेश के बिना अपने निर्धारित कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बनी रह सकती है? यानी मान लो 5 साल का सरकार का कार्यकाल है, 5 साल तक उसने शासन करा, 5 साल के बाद क्या दोबारा जनादेश यानी जनता का मतलब वोट नहीं मिलता, उसके बिना भी वो क्या सत्ता में बनी रह सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फिर से चुनाव होते हैं। अगर वो वोटिंग अच्छी लेके आता है, जीत जाता है, तो ही वो दोबारा सत्ता में आ सकता है। फिर यदि चुनाव केवल एक ही राजनीतिक दल भाग ले, तो क्या हम वास्तव में अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। अब सोचो, बहुत सिंपल है। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं और ये मेरी विधानसभा क्षेत्र है। अब हमारे यहाँ से एमएलए का चुनाव हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अब एमएलए का जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आप देखोगे उसमें आपको आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट दिखेगा, उसमें आपको बीजेपी का भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता दिखेगा, आपको कांग्रेस का भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता दिखेगा। इसके अलावा आपको अदर पार्टी, मान लो कोई एक्स पार्टी है, कोई वाई पार्टी है, कोई जेड पार्टी है, कोई कोई भी नाम की पार्टी है, वो सभी पार्टी के लोग क्या करते हैं, एक ही सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब मान लो सबने वोट करा, मैंने जाके मान लो किसी पार्टी को, मान लो मैंने किसी एक्स पार्टी को जाके वोट दे दिया और ज्यादातर लोगों ने उस एक्स को ही वोट दिया, तो एक्स को सबसे ज्यादा वोट मिल गए। मान लीजिए अगर एक्स को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, यानी कि क्या हुआ, उसकी सरकार बन जाएगी। तो ये होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जहां पे केवल, अब ये तो हमने समझ लिया, सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यदि चुनाव में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी हो, मान लो चुनाव है और वहां पे 2 या 3 या 4 पार्टी नहीं है, केवल एक ही पार्टी है। मान लो कोई एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम XYZ है। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है, उसका नाम है XYZ। अब बस यही चुनाव लड़ेगी, तो क्या आप अपनी पसंद का प्रयोग कर पाओगे? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब चाहे वो उस पार्टी का व्यक्ति अच्छा हो, चाहे उस पार्टी का व्यक्ति बुरा हो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको वोट उसको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, अपनी पसंद के प्रयोग को हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हम अपनी पसंद का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब हमारे सामने खूब सारी पार्टी हो। एग्जाम्पल, मान लो आप मोबाइल शॉप पे गए, मोबाइल आपको खरीदना है। अब आपको वो एक ही फोन दिखाए, बोले मेरी दुकान में बस एक ही फोन है और वही खरीदना है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको मजबूरी में वो लेना पड़ेगा। लेकिन जब अगर वो आपको 20 फोन दिखाए कि ये फोन है, आप इसमें से कोई एक पसंद कर लो, तो आपके पास चॉइस होगी, आप अपनी मर्जी से वहां पे पसंद कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे चलती है। इसके बाद देखो, वास्तविक चुनाव के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। जो चुनाव होते हैं उसके लिए कंपटीशन जरूरी है। जब 2 या 3 मजबूत कैंडिडेट होंगे तभी चुनाव में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कारण, यानी लोकतंत्र जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक यही होता है कि हमारी ओर से निर्णय लेने वाले जो नेता हैं, इनका समय समय पे चुनाव करना लोकतंत्र की सबसे मजबूत करने वाली, या फिर लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत यही होती है कि इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनका समय समय पे चुनाव होता है। समय समय पे बोले तो हर 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कोई एमएलए ऐसा भी होता है जो लगातार 2-2 बार, लगातार 3-3 बार, लगातार 4-4 बार, लगातार 5-5 बार जीत रहा होता है। 5-5 बार कोई एक ही आदमी बार बार जीत रहा होता है। क्यों? लोग उसको क्यों वोट दे रहे हैं? हो सकता है उसने बहुत बेहतरीन काम करा हो, तभी लोग उसको इतना पसंद करते होंगे। तो ये चीजें होती हैं। आगे देखते हैं, मतदान के माध्यम से जवाबदेही, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, यानी वो नेता, वो एमएलए जिनको हम जिताकर भेजते हैं, ठीक है, उन्हें चुनने वाली जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यानी हमारे जो नेता हैं, जिनको हमने वोट देकर जिताया है, हमने सरकार में भेजा है, उनको हमारे प्रति यानी जनता के प्रति जवाबदेह होना जरूरी है। इसीलिए आप देखते हो ना कि सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने आपको वोट देकर जिताया, लेकिन आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप एजुकेशन के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे, या फिर आप सड़कें नहीं बना रहे। आपने देखा होगा ना, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो इसीलिए आते हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। अगला पॉइंट है, प्रतिनिधियों को चुनने
और उन्हें जवाबदेह ठहराने का अधिकार केवल समय समय पर होने वाले चुनाव के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। यानी जो कैंडिडेट है उनको चुनना और उनको जवाबदेह ठहराने का जो अधिकार है वो इसी के माध्यम से होता है, क्योंकि समय समय पे हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं। हर 5 साल के बाद जनता जो है वो देखती है कि उस नेता ने कैसा काम करा है, उस पार्टी ने कैसा काम करा है। अच्छा काम करा है तो उसको दोबारा वोट देके जिता देती है, अगर अच्छा काम नहीं किया होता तो उसको वोट नहीं देती और वो हार जाता है कैंडिडेट। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनके लिए क्या होता है, इनकी जवाबदेही इसी से तय होती है। उनको डर होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार ये हमको वोट नहीं देंगे। फिर हमारा जो वोट है वो इस अधिकार का प्रयोग करने का प्रमुख साधन होता है। हम अपने वोट के जरिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव क्या होता है। तो चुनाव आपने अभी तक समझ ही लिया होगा। चुनाव एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जनता को वोट देने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। तो चुनाव जो प्रोसेस है, उस चुनाव की प्रोसेस के जरिए ही हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम क्या करते हैं, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब बात करते हैं, चुनाव एक प्रक्रिया है, इसमें केवल एक दिन का मतदान ही नहीं बल्कि कई चरण शामिल होते हैं। चुनाव मतलब एक प्रोसेस होती है, इसमें एक दिन का मतदान नहीं है केवल, बल्कि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। जैसे मतदान क्या है, वोटिंग क्या है, एक अधिकार है जो कि जनता को मिला है और कोई आपको मतदान करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा वोटिंग का अधिकार है, कोई भी नहीं रोक सकता हमको वोट देने से। और एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अब मुझे याद आ रहा है, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था, अब तो फिलहाल नहीं रहता, वो कहीं गांव वगैरह में शिफ्ट हो गया है। वो जिस दिन वोटिंग होती थी वो उस दिन घर पे छुट्टी करके सोया रहता था पूरे दिन। हमने एक बार पूछा कि अंकल आप वोट क्यों नहीं देने जाते हो, तो वो कहता था कि ये सब बेकार चीजें हैं। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने वोट के अधिकार का पता ही नहीं है, वो उसको ऐसे ही समझते हैं। तो वोट क्या है, हमारा अधिकार है और हमको जरूर वोट करना चाहिए। जब आप 18 साल के हो जाओगे आप जरूर वोट देना, बेशक से आप किसी को भी देना, वो उसमें कोई वो नहीं है, जो आपको पसंद हो उसको देना। ठीक है, इससे क्या होता है, ये एक जिम्मेदारी है, इससे एक अच्छे नागरिक मतलब एक अच्छा नागरिक की मूल कर्तव्य के रूप में आप ऐसा मान लो। हमारी मूल जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश के लोकतंत्र के लिए हमें हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं वोट करना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वोटिंग करने जाते हैं फिर उंगली दिखाते हैं, उंगली में निशान बना दिया जाता है जो लोग वोट करके आते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। हमारे देश में लोकतंत्र है और भी दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र है। जिन देशों में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होती है वहां पे चुनाव का क्या महत्व होता है, तो वहां पे चुनाव के प्रति ठीक है जवाबदेही, प्रतिनिधित्व, वैधता, शांतिपूर्ण सत्ता का परिवर्तन, जन भागीदारी, समानता, ये सारे पॉइंट बन जाते हैं। अब क्या करूंगा मैं आपको एक एक करके ना ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिनिधित्व। अब देखो नागरिक जो है अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं और अपने एमएलए को या फिर अपने एमपी को हम चुनते हैं। अब वो हमारा एमएलए हमारा एमपी जो है हमारे लिए, हमारे मतलब जनता के लिए क्या करेगा, काम करेगा, कानून बनाने का, हमारी प्रॉब्लम को सुलझाने का। मान लो कहीं पे स्कूल चाहिए, कहीं पे सड़क बनानी है, कहीं पे पुल बनाना है या कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है, तो हमारे लिए काम कौन करेंगे, हमारे द्वारा चुने हुए नेता। तो इसको कहा जाता है प्रतिनिधित्व। यानी ये क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जनता ने इनको आगे पहुंचाया है। इसके बाद है समानता, यानी प्रत्येक नागरिक के मत का समान मूल्य होता है। एक व्यक्ति एक मत, मत का मतलब है यहाँ पे वोट, यानी जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों के वोट का जो वैल्यू है वो समान है। मेरे वोट की वैल्यू भी समान है, किसी दूसरे व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू भी समान है। ठीक है, एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, यानी एक व्यक्ति एक ही बार वोट दे सकता है, ऐसा नहीं कि बार बार देता रहे। फिर अगला पॉइंट है भागीदारी, यानी चुनाव नागरिकों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो भागीदारी का मतलब क्या होता है, इसमें जो चुनाव के जरिए क्या होता है, जो जनता होती है वो राजनीतिक डिसीजन लेने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यानी हमको डिसीजन लेना है कि हमको किसको सत्ता में लाना है, किसको सरकार में लाना है, और हमको ही डिसीजन लेना है कि किसको हमें सरकार से हटाना है या फिर किसको सरकार में नहीं लाना है। ठीक है, ये भागीदारी है, यानी जनता का पार्टिसिपेशन है। इसके बाद है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, यानी चुनाव जो है कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नेताओं को शांतिपूर्वक बदलने में सहायता करता है। अब मान लीजिए जैसे कि किसी जगह पे किसी स्टेट में कोई सरकार है, मान लो कोई XYZ नाम की पार्टी है,
इसकी सरकार है। अब 5 साल ये सरकार चली, बढ़िया चली, ठीक है, लेकिन इन्होंने ज्यादा अच्छा काम नहीं करा। अब 5 साल के बाद क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुए। 5 साल के बाद लोगों ने इनको पसंद नहीं करा, इनको हरा दिया। किसी दूसरी पार्टी को, मान लो कोई कोई MN नाम से कोई पार्टी है, इन्होंने इस पार्टी को यहाँ पे जिता दिया, वोट दे दिया, ठीक है। तो अब ये शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सत्ता छोड़ देंगे और नई पार्टी को सरकार में बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ये शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण होता है। फिर वैधता, क्योंकि चुनाव के द्वारा हमारे नेता जो है निर्वाचित होके आते हैं, ठीक है, शासन करने के लिए। तो एक तरीके से ये जनता का जनादेश है, यानी पब्लिक ने उनको भेजा है, तो ये वैध है, ये लीगल है, ठीक है। फिर जवाबदेही, अब आपको पता है चुनाव जो है वो नागरिकों को, नेताओं को उत्तरदायी ठहराने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सत्ता से हटाने का अवसर देता है। यानी जो नेता लोग होते हैं, जो हमारे वोटों से जीत कर जाते हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। हमने काम, अगर हमारा कोई काम नहीं कराया, जैसे कोई स्कूल बनाना है या कोई रोड बनाना है, तो हम जाके अपने नेता से बात कर सकते हैं, उनकी जवाबदेही होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो ऐसे इलेक्शन होते थे, यानी एक पत्थर का टुकड़ा होता था और उसको यूं गिरा दिया जाता था तो वोटिंग होती थी। बाद में फिर ये पेपर से वोट होने लगे, और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो ईवीएम मशीन आ गई है, सीधा बटन दबा दो और इलेक्शन हो जाता है। तो अब बात करते हैं सेफोलॉजी। ये सेफोलॉजी क्या है भाई, सेफोलॉजी पूछा जाता है पेपर में। तो सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो चुनाव का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। ये शब्द जो है यूनानी भाषा के जो सेफोस है इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, सेफोस का मतलब होता है कंकड़, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो उस समय में क्या होता था, ये सेफोस जो होते थे, कंकड़ जो होते थे, इसको यहाँ पे ग्रीक में इसको डाला जाता था, इसको घड़े में, और फिर इस बाद में इसको गिना जाता था, तो पता लग जाता था कि किसको ज्यादा वोट मिले, उसको वो विजयी घोषित हो जाता था। तो इसको सेफोलॉजी एक तरीके से कहा जाता है, यानी चुनाव का अध्ययन करना। तो जो प्राचीन यूनान है, यहाँ पे मतदान के लिए कंकड़ों का प्रयोग किया जाता था, इसी से सेफोलॉजी शब्द बना हुआ है, ठीक है, यानी कंकड़ से पहले होता था। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया सेफोलॉजी क्या है, इलेक्शन जो होता है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही सेफोलॉजी कहलाता है। और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो सेफोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि चुनाव जो है नागरिकों को मतदान करने का लोकतांत्रिक अधिकार देता है, यानी चुनाव का मतलब क्या है, हमारा एक अधिकार है, हम जाकर वोट देते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्यक्ष चुनाव, यानी हमारे यहाँ पे दो तरीके से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें प्रेसिडेंट हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा के चुनाव होते हैं। फिर नियमित चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हमारे यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं जो कहीं ना कहीं उनको जवाबदेह बनाते हैं। फिर चुनाव चक्र, यानी प्रतिनिधित्व, समानता, वैधता, जवाबदेही, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने सेफोलॉजी पढ़ा, यानी चुनाव का वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसको सेफोलॉजी कहा जाता है। ये सब हमने मॉड्यूल 1 में क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में जो चुनाव की प्रोसेस है उसको अंदरूनी रूप से देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं। और ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सारे टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को। तो देखिए, एक विशाल देश में चुनाव का आयोजन, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और भारत की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो भी बहुत बड़ी है। तो एक बड़े आबादी वाले देश में चुनाव का आयोजन, तो देखिए लोकतंत्र को साकार करने के लिए चुनाव जो है वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। आदमी जिसको वोट देना चाहे उसको स्वतंत्र होकर वोट दे सकता है। निष्पक्ष होने चाहिए, कोई भेदभाव, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, और पारदर्शी तरीके से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कहलाएगा। हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों को और अलग अलग भाषा को बोलने वाले करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। वैसे तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़े देश में दिल्ली तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। दिल्ली में 70 विधानसभा है, यानी दिल्ली को 70 हिस्सों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। विधानसभा के हिसाब से देखें तो इसको 70 हिस्सों में बांट दिया गया, और हर सीट से, यानी 70 हिस्से में बांटने का मतलब है 70 छोटे छोटे टुकड़े, और उन छोटे छोटे टुकड़े को कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। यानी मान लीजिए ये एक निर्वाचन क्षेत्र है,
ये दूसरा निर्वाचन क्षेत्र है, और हर क्षेत्र से, हर सीट से एक ही आदमी चुनाव जीतेगा, एक ही वहां का एमएलए बनेगा। तो दिल्ली में 70 सीट हैं, तो कितने एमएलए बनेंगे? 70 एमएलए बनेंगे। ठीक है, हर सीट से केवल एक ही एमएलए बनेगा, लेकिन हर सीट पे चुनाव लड़ने वाले कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10, कितने भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही आदमी। ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए कि ऐसे ही पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, या फिर उसको इलेक्शन की सीट कहा जाता है, विधानसभा की सीट, लोकसभा की सीट। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव कराने के लिए सख्त नियम चाहिए, सख्त बिल्कुल कानून चाहिए, और देश से लेकर गांव तक फैले एक अच्छा सिस्टम चाहिए। ठीक है, यानी पूरे देश में और एक छोटे से छोटे गांव तक एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, और चुनाव आयोग जैसी एक मजबूत सरकारी संस्था की जरूरत है, तभी इलेक्शन सफलतापूर्वक हो सकते हैं। यानी एक अच्छा सिस्टम हो, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन हो, और तगड़े कानून हो। ठीक है, तभी जाके इलेक्शन हमारे देश में हो पाएगा अच्छे से। अब बात करते हैं भारतीय चुनाव में मुख्य हितधारक। क्या है भारतीय चुनाव में मुख्य हितधारक? तो जो चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, लोग, संस्थाएं वगैरह, वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन की, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग। इसको चुनाव आयोग भी कहा जाता है, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चुनाव का संचालन करती है, उसको कंट्रोल करता है। फिर दूसरे नंबर पे है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टियां। तो चुनाव में भाग लेते हैं ये, और नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये चुनाव में भाग भी लेते हैं और जनता जो है उसके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर नागरिक समाज और मीडिया, तो जागरूकता फैलाते हैं और निष्पक्षता पे नजर रखते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये नागरिक समाज और मीडिया, यानी ये क्या करते हैं, ये मीडिया जो है ये लोगों को जागरूक करती है और निष्पक्षता, ठीक है, फैलाएगी। मान लो कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो दिखाएगी। और आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियां क्या करती है, चुनाव लड़ती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद आ जाते हैं वोटर्स। वोटर कौन है? जनता है, जो वोट दे के आती है। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण हितधारक है, क्योंकि मतदान यही करेंगे, सरकार तो यही बनाएंगे ना। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में हमारा संविधान, यानी हमारा जो भारत का संविधान है वो विभिन्न संसदीय कानून चुनाव की रूपरेखा तय करते हैं, और इन सभी हितधारकों को के कार्यों को, शक्तियों को परिभाषित करते हैं। यानी इन सबकी क्या शक्ति है, इलेक्शन कमीशन के क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, राजनीतिक पार्टियों के क्या अधिकार है, इनकी क्या शक्तियां हैं, ठीक है, मीडिया क्या कर सकती है, मीडिया के क्या अधिकार है, जनता के क्या अधिकार है, ये सारी बातें हमको संविधान से पता लगती है, यानी भारत के संविधान से पता लगती है। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली यानी चुनाव के कौन कौन से तरीके हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला बात करते हैं, पहला जो चरण है इसमें पढ़ेंगे, चुनाव कराने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि जनता जो है, जनता जो वोट डालेगी उसके आधार पर नेताओं को संसद या विधानसभा की सीटें कौन से नियम से दी जाएगी, यानी कौन सा वो रूल है जिस रूल को फॉलो करके जनता के द्वारा दिए गए वोटों से किसी को एमएलए बनाया जा सकता है या किसी को एमपी बनाया जा सकता है। तो वो रूल क्या है, वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चरण है, यानी वोट को गिनकर विजेता तय करने का फॉर्मूला क्या होगा ये डिसाइड करना होता है। फिर दूसरा पॉइंट है नियमों के में अंतर। तो दुनिया में अगर हम देखें तो चुनाव कराने के तरीके अलग अलग होते हैं। भारत में अलग इलेक्शन सिस्टम है, अमेरिका में अलग तरीके का होगा, चाइना में अलग होगा, जापान में अलग होगा। ठीक है, तो हर देश में अपना इलेक्शन का सिस्टम अलग होता है। कोई भी चुनावी सिस्टम दूसरे से अलग सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसकी सीटें बांटने का और विजेता तय करने का नियम अलग होता है। हमारे यहाँ पे जो सीटें बांटी जाती है वो अलग तरीके से बांटी जाती है, और कौन विनर होगा उसको तय करने का नियम भी हमारे यहाँ पे अलग होता है। तो भारत ने कौन सा तरीका चुना? ठीक है, भारत में दो तरीके से इलेक्शन होते हैं, दो तरीके से इलेक्शन होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसको समझेंगे कि इंडिया ने कौन सा तरीका चुना है। तो हमारा संविधान बनाने वाले जो थे महापुरुष, उन्होंने दुनिया के दो सबसे आम चुनावी सिस्टम पर खूब चर्चा की। अंत में उन्होंने भारत के लिए सबसे आसान तरीका चुना, जिसको कहा जाता है बहुलता प्रणाली। ठीक है, या फिर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखो इस लाइन को याद रखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में समझते हैं। इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको लिखा जाता है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक सीट है, मान लो ये दिल्ली की कोई सीट है,
इस सीट पे 4 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। मान लो इन चारों लोगों ने चुनाव लड़ा, एक को मिले 50, मान लो 50,000 वोट, एक को मिले 40,000 वोट, एक को मिले मान लीजिए 20,000 वोट, और एक को मिले मान लीजिए 10,000 वोट। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए जो है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आया है वो जीत जाएगा। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वाधिक मत के आधार पे जीत, यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा। समझ रहे हो, ये बिल्कुल आसान है, इसको कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई टेक्निकल चीज है ही नहीं। किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को आप समझाओगे वो समझ जाएगा, ज्यादा वोट लाएगा वही जीत जाएगा, इतना सिंपल है ये। अब कौन सा सिस्टम जो है कहां पे इस्तेमाल होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इस प्रणाली से चुनाव कहां पे होते हैं, हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं केंद्र के स्तर पे, विधानसभा के चुनाव होते हैं जो राज्य के स्तर पे, इसमें जो देखो लोकसभा के जो एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके एमएलए जो चुने जाते हैं, ये इसी सिस्टम से चुने जाते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा किसी सीट में वो जीत जाएगा। फिर दूसरा है हमारे यहाँ पे सिस्टम, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए चुनाव होते हैं राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। यहाँ पे तो होते हैं डायरेक्ट चुनाव, यानी डायरेक्ट जनता जाएगी सीधा अपने कैंडिडेट को वोट देगी, वो जीत जाएगा तो हो गया काम, वो बन गया एमएलए एमपी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारे द्वारा जिताए गए जो नेता होते हैं वो आगे जाकर वोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यह अंतर होता है। ठीक है, सरल नियम क्या है, आप किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं, किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं तो वो एफटीपी हो गया, सीटें वोट पार्टी के अनुपात में दी जाती है तो वो ये वाला सिस्टम हो गया। इसको आगे हम और ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत इजी है, आराम से समझ जाएंगे, लेकिन ये होता है मुश्किल, इसको समझना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा या फिर राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इसके चुनाव। तो देखो राज्य में जो भी पार्टी जीतती है उस राज्य में उसकी सरकार बन जाती है। ठीक है, जैसे बंगाल में क्या थी, टीएमसी की सरकार होती थी, अब वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, आप देखोगे कर्नाटक में, केरल में तो आपको उधर कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी की सरकार दिखेगी। तो ये क्या है, जिस राज्य में जौन सी पार्टी जीत जाती है उसकी सरकार बन जाती है। तो विधानसभा या फिर राज्य का विधानमंडल, तो विधानसभाएं जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय हैं, यानी इसमें हम डायरेक्ट वोट करते हैं और जो जीत जाता है उसको एमएलए बना दिया जाता है। हिंदी में इनको विधायक कहा जाता है, जो अपने अपने राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। जैसे देखो ये विजय जो है, विजय ये क्या है, तमिलनाडु में बने हैं, इनकी पार्टी जो है वो जीती और वहां पे इन्होंने सरकार बनाई है। तो ये अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। विधानसभा के चुनाव लोकसभा की तरह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से कराए जाते हैं। तो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, ये लोकसभा जो होता है ये केंद्र के लेवल पे होता है, और विधानसभा जो होती है ये राज्य के लेवल पे। यानी यहाँ पे जो जीतेगा वो केंद्र में देश में सरकार बनाएगा, भारत की सरकार, और यहाँ पे जो जीतेगा वो राज्य में सरकार बनाएगा। तो इन दोनों में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी जो ज्यादा वोट लाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, वो जीत जाएगा। फिर 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात उसमें 2 सदन है। अब एक चीज और समझिए, हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं, यानी हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे डुअल यानी डबल द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है, तो विधानसभा कहा जाता है एक सदन को, या फिर इसको विधानमंडल कहा जाता है। और दूसरा जो सदन होता है जो कि केवल 6 राज्यों में ही है, इसको विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद। ठीक है, जैसे हमारी जो हमारी संसद है, केंद्र की संसद, देश की संसद, उसमें भी 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसी तरीके से यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन ये केवल और केवल 6 राज्यों में है, बाकी स्टेट में अभी नहीं है। ठीक है, तो वो 6 राज्य कौन से हैं उसको थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से। जैसे हमारे केंद्र में आपको संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन देखने को मिलते हैं, ऐसे हमारे कुछ राज्यों में भी 2 सदन है। ठीक है, वो 6 राज्यों में है केवल, तो वो 6 राज्य कौन से हैं उसको देखेंगे एक बार हम। ठीक है, जैसे स्टेट में भी क्या होता है, आपका एक विधान मंडल होता है, विधानसभा, और एक विधान परिषद होती है।
तो वो 6 स्टेट कौन कौन से है उसको समझते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है यूपी बिहार हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना हो गया, इधर फिर आप जाओगे महाराष्ट्र आपको दिख रहा है, कर्नाटक दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे वो स्टेट है जहां पे क्या है, 2 सदनीय विधायिका, यानी यहाँ पे 2 सदन है। तो इन 6 के 6 स्टेट के आपको नाम याद रखने हैं। अब इसका एक तरीका, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कब कहते हैं ना, तुम कब आओगे, तो तुम कब तुम से मतलब है तेलंगाना, टी से मतलब है तेलंगाना, यू से मतलब है उत्तर प्रदेश, एम से मतलब है महाराष्ट्र, के से मतलब है कर्नाटका, ए से मतलब है आंध्र प्रदेश और बी का मतलब है बिहार। तो तुम कब, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये वो 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। और जो उच्च सदन होता है, जो राज्यों में जहां पे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 171। तो अनुच्छेद 171 में किसी राज्य की जो विधायी परिषद है यानी विधान परिषद है, इसके कुल सदस्यों की संख्या जो है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग से ज्यादा, अधिक और 40 से कम नहीं होगा, ठीक है। यानी रूल होता है, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो यूपी में 403 विधानसभा की सीट है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट होंगी, 1/3। 1/3 अगर आप करोगे तो 134 सीट आएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा 134 सीट बन सकती है और 40 से कम नहीं होगी, यानी 40 से कम नहीं होगी। तो 40 से लेके 134 के बीच में विधान परिषद की सीट हो सकती है, ठीक है, ये रूल होता है। अब बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 171(3) है इसमें समझते हैं। तो इसमें ये जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखो 1/3 सदस्य जो होंगे वो राज्य के अंतर्गत यानी नगर पालिका या जिला परिषद या जो अन्य स्थानीय प्राधिकार होते हैं उनके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के से होंगे, ठीक है। 1/12 हिस्सा जो है वो होगा भारत के जो विश्वविद्यालय होते हैं जहां पे स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं उनके द्वारा, जो कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे 1/12 सदस्य, ठीक है। फिर 1/12 जो है वो क्या है, वो शिक्षकों से यानी जो टीचर है जो भारत के किसी मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्था है उसमें कम से कम 3 साल तक टीचिंग कर चुके हैं उन व्यक्तियों के द्वारा चुने जाएंगे। फिर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो है उसका 1/3 होना चाहिए, यानी 1/3 भाग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और शेष रहने वाले जो कुल सदस्य हैं उसका 1/6 जो भाग है वो ऐसे व्यक्ति जो राज्यपाल चुनेगा ऐसे क्षेत्र से व्यक्ति होंगे जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर चुके होंगे, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर होता है विधान परिषद का। अब बात करेंगे कि विधान परिषद के चुनाव जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये है वो दूसरा सिस्टम जिसके तहत हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। एक तो वो वाला सिस्टम था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसमें क्या था, जो ज्यादा वोट लेकर आता है वो जीत जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, हमारे द्वारा जिताए गए जो कैंडिडेट होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। अब समझते हैं निर्वाचन प्रणालियां। तो इसमें देखो 3 देशों के नाम है, मान लो ये काल्पनिक नाम है। एक देश है उसका नाम है हरित भूमि, ये मैंने ऐसे ही रख दिया नाम, ठीक है, आप कुछ भी नाम मान लो। दूसरा देश है, मान लो उस देश का नाम है रतनदीप। तीसरा देश है, मान लो उसका नाम है स्वर्णलोक। तो पहले देश में ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली वाला सिस्टम है, दूसरे में बहुमत प्रणाली वाला सिस्टम है, तीसरे में अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए। तो देखो जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे संसद की मान लो 25 सीटें हैं, तो मुख्य राजनीतिक पार्टी मान लो यहाँ पे 3 पार्टी हैं मेन, ए बी और सी, ये 3 पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं और इसके अलावा हो सकती है पर वो उतनी ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मतदान काम कैसे करेगा, यहाँ पे हर मतदाता यानी जो वोटर होगा वो किसी एक कैंडिडेट को वोट देगा और जीतने वाला जो कैंडिडेट है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, वो जीत जाएगा। इसमें 50% या फिर उससे ज्यादा या उससे कम की आवश्यकता नहीं होती, बस सबसे ज्यादा जो वोट लेकर आएगा वो जीत जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, भारत में ऐसा होता है, ठीक है। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, सारे इसी तरीके से होते हैं हमारे यहाँ पे। अब परिणाम क्या होगा, परिणाम जैसे मान लो ए पार्टी को 40% वोट मिले, बी को 35 मिले, सी को 25 मिले, तो जो जिसको ज्यादा मिले हैं वो क्या करेगा, वो सरकार बना लेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसको वोट मिले हैं। तो ये तो है बिल्कुल सिंपल, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जो ये है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
अब मान लो दूसरा देश है रतनदीप। अब इसमें संसद की सीटें हैं 25। यहाँ पे मेन पार्टी है, पार्टी का नाम है एक्स वाई जेड, यानी 3 पार्टी है, एक पार्टी का नाम एक्स है, एक का वाई और एक का जेड है। यहाँ पे प्रत्येक मतदाता जो है किसी एक उम्मीदवार को वोट देगा, किसी एक उम्मीदवार को वोट देगा। हमारे यहाँ पे भी ये होता है, किसी एक ही को तो हम वोट देते हैं, दो को थोड़ी वोट दे सकते हैं। फिर जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, यानी अगर उसको 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो जीता हुआ घोषित माना जाएगा। ठीक है, यानी उसको 50% से ज्यादा वोट लाएगा तभी वो जीता हुआ माना जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यदि उसे 50% से कम भी वोट मिले तब भी वो जीत जाता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, 50 से कम नहीं, 50 से ज्यादा होना चाहिए। यदि नहीं तो शीर्ष 2 उम्मीदवार दूसरे दौर में कंपटीशन करेंगे। मान लो जैसे कि चुनाव हुआ, एक्स को मिले 45, बी को मिले 40 और जेड को मिले 15%। अब ये जेड तो पूरा ही बाहर हो जाएगा, इसका तो बहुत कम वोट मिले, इसको तो नहीं रखा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगला फिर से चुनाव होगा। अब इन दोनों के बीच में चुनाव कराया जाएगा। अगर किसी को पहले दौर में 50% नहीं मिला, क्योंकि दोनों को 50% नहीं मिला, तो दूसरे दौर में चुनाव होगा। मान लो दूसरे दौर में वाई को 55% मिल गया तो फिर वाई जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन 2 बार हुए, लेकिन जब तक 50% वोट नहीं मिले तब तक जीता हुआ उसको नहीं माना गया। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मान लीजिए उस देश का नाम है स्वर्ण लोक, यहाँ पे 100 सीटें हैं। यहाँ पे पार्टी है एम मा ना ओ पी, ये 4 पार्टी मान लो यहाँ पे है मेन। अब मतदाता यानी जो वोटर है वो किसी व्यक्ति को वोट नहीं देगा, वो पार्टी को वोट देगा। याद रखना, यहाँ पे व्यक्ति को वोट नहीं दिया बल्कि किसी दल यानी किसी पार्टी को वोट देते हैं। संसद में सीटें प्रत्येक दल को मिले कुल वोटों के अनुपात में मिलती है, यानी जितने परसेंट वोट मिल रहे हैं उसके रेशियो में ही उनको संसद में सीट मिलेगी। अब मान लो किसी पार्टी को, अब एग्जांपल जैसे मान लो ये जो मां पार्टी है इसको 40% वोट मिले, ना पार्टी को 35% वोट मिले, ओ पार्टी को 15% वोट मिले और पा पार्टी को 10% वोट मिले, यानी सबसे ज्यादा किसको वोट मिले, मां पार्टी को 40%, तो इसको सबसे ज्यादा सीट मिल जाएगी। सबसे कम किसको वोट मिले, पा को 10%, यानी इसको सबसे कम सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो सीटें इस प्रकार बांटी जाती है कि मां को 40 और 40 और ना जो पार्टी थी उसको 35, ओ पार्टी को 15 और जो पा पार्टी उसको 10, यानी इनको मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे वोट बर्बाद नहीं किया। अगर किसी को 10% ही वोट मिला तो उसको भी उस 10% का भी क्या मिला, फायदा मिला, उसको 10% सीटें मिल गई। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप माना जाता है। इसका प्रयोग होता है हमारे यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन में, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे द्वारा जिताए गए कैंडिडेट करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इस वाले तरीके का। ये इनडायरेक्ट मेथड है, यानी इसमें हम वोट नहीं देंगे, हमारे द्वारा जिताए गए कैंडिडेट वोट देते हैं। फिर मतदाता जो है यानी वोटर जो है केवल एक उम्मीदवार को वोट नहीं देगा बल्कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 कैंडिडेट है, एक का नाम है अमित, एक का नाम है सुमित, एक का नाम है रनित, एक का नाम है हर्षित। ठीक है, मान लो ये 4 कैंडिडेट थे। अब हमें नॉर्मली तो क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में बस एक को एक ही वोट दिया जाता है। यहाँ पे जो वोट देंगे वो चारों को दे देंगे। जैसे मान लो किसी को अमित सबसे ज्यादा पसंद है तो वो उसको पहले नंबर पे रखेगा, उसको ये दूसरे नंबर पे इसको पसंद करता है तो उसको दूसरे नंबर पे रख देगा, इसको तीसरे नंबर पे रख देगा, इसको चौथे नंबर पे। फिर दूसरा कैंडिडेट देगा, जैसे मान लो इसको पहले नंबर पे ये पसंद है तो इसको पहले नंबर पे रख देगा, इसको दूसरे नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे, जो मतलब जिसको जैसे पसंद करता है वो उसको नंबरिंग कर देगा। ठीक है, ये जैसे मान लो आपकी क्लास में आपको बोला गया 4 बच्चों को मॉनिटर बनाना चाहते हैं, आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो, तो जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो आप उसको पहले नंबर पे रखोगे। फिर अगर मान लो वो नहीं बन पाया तो आप दूसरे नंबर पे किसको देखना चाहते हो मॉनिटर, आप उसको दूसरे नंबर पे रख दोगे। फिर आप अगर मान लो वो भी नहीं बन पाया तो किसको देखना चाहते हो, तो आप उसको तीसरे नंबर पे रख दोगे। तो ऐसा सिस्टम होता है। फिर जीतने के लिए उम्मीदवार को एक न्यूनतम निर्धारित मत प्राप्त करना होता है, यानी एक कोटा होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से कोटा निकाला जाता है सीट के हिसाब से, और उतना वोट चाहिए। अगर उतने मत मिल जाते हैं, उतने वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाएगा। अगर नहीं मिलते तो फिर दूसरी जो हमने प्रेफरेंस रखी थी उसको गिना जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली जो है इसका एक कोटा होता है, एक फॉर्मूला होता है।
जैसे कि कुल वैध मत को रखा जाएगा, फिर भरी जाने वाली सीट यानी कितनी सीटों को भरना है वो सीट प्लस एक, और इस तरीके से एक फॉर्मूला बना दिया गया है, फिर सीटें निकल जाएगी। मान लो 51 सीट चाहिए, ये फॉर्मूला था, इससे हमने एंड में हमारा आंसर निकला 51। मान लीजिए किसी को 51 सीटें चाहिए, तो जिसको 51 या 51 से ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो तो सीधा पहली बार में ही जीत जाएगा, जिसको नहीं मिलते उसके मत दूसरे के हस्तांतरित हो जाएंगे। आगे समझते हैं। अब मतों की गणना और हस्तांतरण यानी वोटों को कैसे गिना जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगा, इसको समझते हैं। तो मत पत्र होता है, उसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर पे हमने किसको रखा, दूसरे नंबर पे किसको रखा, तीसरे नंबर पे किसको रखा, इस तरीके से। तो मतदाता जो है अपनी प्राथमिकता अंकित करेगा, यानी पहले नंबर पे वो किसको जिताना चाहता है, दूसरे नंबर पे किसको जिताना चाहता है, फिर मतदान हो जाएगा, यानी सभी प्रत्याशियों के प्रथम जो वरीयता मत है उसको गिना जाएगा, यानी वोटिंग के बाद सारी पर्ची खोली जाएगी, देखा जाएगा कि सबसे पहले नंबर पे किसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, जिसने यानी जो कोटा, मान लो 51 सीटों का कोटा था, जिसको 51 सीटें मिल गई है वो तो निर्वाचित हो जाएगा, वो तो जीत गया, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत मिले हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लो 4 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, 51 वोट चाहिए थे, ए को 51 वोट मिल गए तो ये जीत गया। बी को मान लो 45 वोट मिले, ये नहीं जीता। सी को मान लो 30 वोट मिले, ये भी नहीं जीता। डी को मान लो केवल 10 वोट मिले, तो ये तो पहले ही हारा हुआ मानेंगे, इसको हटा देंगे, यानी इसको बाहर ही कर देंगे, लेकिन इसके वोट खराब नहीं जाएंगे, ठीक है, याद रखना। फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसके मत पत्रों पे अंकित दूसरी वरीयता के अनुसार प्रत्याशियों को हस्तांतरित, यानी देखा जाएगा कि इसको जो लोग, जिन लोगों ने वोट दिया था उसने और किस किस को वोट दिया है, फिर उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक करते रहते हैं जब तक आवश्यक संख्या जो है वो प्रत्याशियों को ना मिल जाए, जब तक निर्वाचित ना हो जाए। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें देखा जाता है कि जो सबसे कम वोट लेकर आए हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरीके से देखा जाता है, और फिर जाके उनको वोट गिने जाते हैं उनके। तो ये तो था हमारा सिस्टम। इसके बाद है, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं मॉड्यूल 2 को। तो इसमें हमने मतदान को सीटों में बदलने की विधि देखी कि किस तरीके से वोट होते हैं और कैसे उसको सीटों में बदला जाता है। फिर हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को समझा, जो ज्यादा वोट लेके आएगा जीत जाएगा, लोकसभा विधानसभा में होता है। फिर हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली देखा, जो इनडायरेक्ट वोट होता है, जो राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए होता है। फिर हमने 6 राज्यों में जो 2 सदनीय विधायिका थी, विधानसभा और विधान परिषद, उसको हमने समझा। फिर विधान परिषद का चुनाव जो होता है वो कैसे होगा उसको समझा, ठीक है। फिर फर्स्ट वरीयता, कोटा और वोट का हस्तांतरण, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे। अब बात करेंगे मॉड्यूल 3 की, इसमें हम कानून और नियम को समझेंगे। ये कुछ कानून और नियम है जो कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो इलेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कानून, कि कैसे इतने बड़े देश में इलेक्शन होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो भारत में चुनाव के संचालन को के लिए 2 प्रमुख अधिनियम, यानी जो 2 ऐसे प्रमुख एक्ट हैं, कानून हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1950 है एक, दूसरा है आरपीए 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दूसरा, ठीक है, 1951 वाला। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम भी है जो 1952 में ही विद्वान हुआ था। ये कुछ ऐसे नियम है, रूल है, जिसके तहत जो इलेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1950 का है। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये सन 1950 में मुख्य रूप से सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची को बनाने, संशोधन करने और सुनिश्चित करने से संबंधित है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। अब समझिए, पहले वोट देने की उम्र हमारे देश में होती थी 21 साल, यानी पहले वोट देने की उम्र कितनी होती थी, 21 साल। बाद में इसको घटा के 18 साल कर दिया गया था। क्या ये आपको याद रहेगा? बिल्कुल आपको याद रखना है, पहले 21 साल होती थी, फिर बाद में 18 कर दिया गया। अब आपको मुझे, आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कब 21 साल से वोटिंग की एज घटा के 18 साल की गई थी, कौन से सन में की गई थी, ठीक है। आपको मुझे वो ईयर बताना है। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये जो 1950 वाला जो एक्ट है इसमें आता है, सबसे पहले देखो इसमें आता है सीटों का आवंटन, यानी सीटों का बंटवारा कैसे होगा। निर्वाचन क्षेत्र, यानी जो ये विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र बनाए जाते हैं ये कैसा इसका परिसीमन कैसा होगा। वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, और संशोधन, वोटर लिस्ट को बनाने की तैयारी, संशोधन,
ये सारी चीजें आ जाती है। और फिर जो हमारे देश में जो वोट देने की एज को पहुंच चुके हैं, ठीक है, उस समय में 21 साल होती थी हमारे यहाँ पे वोट देने की एज, तो जो 21 साल के हो चुके हैं वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। तो देखो जैसे भारत में ये क्या है, ये छोटे छोटे ये क्षेत्र में बांट रखा है स्टेट को। जैसे मान लो आपको मैं बताता हूँ, ये गुजरात है, ये विधानसभा क्षेत्र छोटे छोटे इस तरीके से बांटा होता है। अब आरपीए 1950 जो है, इसमें मतदान से पहले, यानी ये मतदान से पहले सीटों, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और मतदाता सूची में शामिल लोगों का निर्धारण करता है। यानी ये क्या करेगा, पूरे देश में छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश को विधानसभा और लोकसभा की सीटों में बांट देगा। यानी क्या करेगा, निर्वाचन सीटों का सीमा निर्धारित करेगा। फिर वोटर लिस्ट बनाएगा, वोटर लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आएगा, कौन कौन अपनी एज में आ चुके हैं, ठीक है, उस ये डिसाइड करेगा। ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी लोग हैं उनको उन नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार सुनिश्चित कराएगा, ठीक है। तो जो वोटिंग की एज तक आ चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार ये सुनिश्चित करवाएगा। फिर अगला है 1951 का अधिनियम। इसमें क्या है, इसमें यह है कि 1951 चुनाव के संचालन से संबंधित अन्य सभी पहलू, यानी चुनाव के बाद उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उससे संबंधित है। इलेक्शन से पहले की चीजें थी उसमें 1950 वाले में, अब जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो विवाद होते हैं उसकी चीजें इसमें है। ये उम्मीदवारों के नामांकन, यानी कौन से उम्मीदवार का नामांकन है, चुनाव प्रचार कैसे करा गया, मतदान प्रक्रिया सही से हुई या नहीं हुई, विवाद अगर कोई हो गया तो उसका समाधान कैसे होगा, उसके नियम जो है आपको 1951 वाले एक्ट में मिलते हैं। याद रखना है आपको कि मतदान के दौरान या फिर मतदान के बाद इसमें उम्मीदवारों का नामांकन सही था या नहीं सही था, चुनाव प्रचार के नियम का फॉलो किया गया या नहीं किया गया, मतदान प्रक्रिया कैसी रही, और परिणाम के बाद होने वाले, रिजल्ट के बाद होने वाले विवाद को सुलझाया जाता है। आरपीए 1950 और आरपीए 1951 मिलकर भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सही तरीके से चलाती है, पारदर्शी तरीके से चलाती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है, निष्पक्ष तरीके से उसको चलाती है, ठीक है। अब निर्वाचन संबंधी अपराध और भ्रष्ट आचरण। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई अपराध करता है, कोई भ्रष्ट आचरण करता है, इसका भी उल्लेख दिया गया है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वोट मतलब चुनाव से पहले रात में चुपके से लोगों को पैसे बंटवा देते हैं, शराब बंटवा देते हैं, कपड़े बंटवा देते हैं, सिलाई मशीन, बर्तन, या कुछ भी लालच दे सकते हैं। तो जैसे मान लो रिश्वत, किसी उम्मीदवार के द्वारा उसकी सहमति से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या चुनाव से हटने या मतदान करने या मतदान ना करने के लिए दिया गया कोई भी उपहार या प्रस्ताव। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को कोई चुनाव लड़ने वाला हो, उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए या उसको चुनाव से हटने के लिए दबाव डाला जाए या मतदान करने, ठीक है, किसी को जबरन बोला जाए उसी को वोट देना है, या फिर मतदान नहीं करना, किसी को रोका जाए वोट नहीं देना तुमको, या कोई पैसा देना, उपहार देना, इस तरीके की चीजें होती है। या फिर कोई भेदभाव वाली अपील, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के आधार पे, समुदाय या भाषा के आधार पे लोगों को मतदान करने के लिए, ठीक है, उकसाना, ये जो होता है धर्म के आधार पे, ये भेदभाव वाली अपील होती है, इसके लिए भी कानून बना हुआ है। फिर सरकारी सहायता पे प्रतिबंध, यानी जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ते हैं या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अपने पक्ष में जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के लिए जो काम करते हैं, सरकार से जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनकी सहायता लेने से मनाही है। कोई भी सरकारी कर्मचारियों का उपयोग अपने चुनाव प्रचार में नहीं कर सकता, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर सकता है। इसमें सारे आ जाते हैं, चाहे कोई राजपत्रित अधिकारी हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, सशस्त्र बल का जवान हो, कोई पुलिसकर्मी हो, या कोई भी अधिकारी हो, किसी की भी सरकारी सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? ताकि सरकारी तंत्र जो है निष्पक्ष बना रहे, चुनाव के दौरान सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको मनाही है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो अब हमने ये मॉड्यूल 3 पढ़ा, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1950 वाला जो एक्ट है उसको पढ़ा था, 1951 वाले एक्ट को पढ़ा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव वाला 1952 को पढ़ा, भ्रष्टाचार और गलत आचरण वाले को पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करा है, पढ़ चुके हैं इसमें हम। अब बात करेंगे मॉड्यूल 4 की। मॉड्यूल 4 में हम पढ़ेंगे सीमांकन आयोग को, ठीक है। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है, चुनाव आयोग भी कहा जाता है, और सीमांकन आयोग को परिसीमन आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। यानी एक आयोग है लेकिन इसके अलग अलग नाम है। तो हम इसमें परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन और उसके कार्य, उसकी संरचना को पढ़ेंगे, मतदाता सूची और एसआईआर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन आयोग। आखिर परिसीमन आयोग क्या होता है
और इस आयोग का काम क्या होता है? तो देखिए, परिसीमन का मतलब होता है, परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है और निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए भारत है, ठीक है, भारत में ये जो है ये मध्य प्रदेश है, एमपी है। अब क्या है, यहाँ पे एमपी में विधानसभा की सीटें होंगी और लोकसभा की सीटें होंगी। तो ये जैसे ये एरिया है, ये एक विधानसभा हो गया, ये दूसरा विधानसभा हो गया, ये तीसरा विधानसभा हो गया, ये चौथा विधानसभा हो गया। इस तरीके से देखो, ये खूब सारे विधानसभा क्षेत्र होते हैं और लोकसभा क्षेत्र होते हैं। तो ये बॉर्डर जो बनाया जाता है, सीमांकन जो किया जाता है, वही काम होता है परिसीमन आयोग का। ठीक है, ये क्या होता है, समय समय पर जब एसआईआर वगैरह होता है हमारे देश में, उसके बाद, क्योंकि आपको पता है आज से 50 साल पहले हमारे देश की आबादी इतनी नहीं थी जितनी आज होगी। आज से 50 साल के बाद हमारी ना जाने कितनी ज्यादा आबादी हो जाए। तो समय के साथ क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, आबादी बढ़ती है, तो उस आबादी के हिसाब से दोबारा से परिसीमन करना पड़ता है। तो लोकसभा की सीटें बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो यही होता है परिसीमन करना। तो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं, जो सीमाएं होती है वो स्थायी रूप से निर्धारित नहीं होती, कभी फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी एक विधानसभा है जिसका नाम है, मान लीजिए वी। ठीक है, मेरी विधानसभा का नाम है वी। अब जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, जहां पे मैं विधानसभा के चुनावों के लिए वोट डाल के आता हूं, तो क्या ये फिक्स है? ये फिक्स नहीं है। 10 साल बाद, 5 साल बाद उसमें परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि नए एरिया इसमें जोड़ दिए जाए, या हो सकता है कुछ एरिया इस विधानसभा से हटा दिए जाए, वो किसी दूसरी विधानसभा में चले जाएं। तो ये सीमांकन होता है समय के साथ। तो जनसंख्या में होने वाले बदलाव के अनुसार इनमें क्या होता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाते हैं। परिसीमन के बिना एक सांसद 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि दूसरा 25 लाख लोगों का, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो कि समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अब एग्जांपल मान लो, परिसीमन नहीं होता तो पता लगता कि एक सांसद के एरिया में केवल 5 ही लाख लोग रहते हैं और दूसरे सांसद के एरिया में 25 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, यानी अब एक एमपी ये है जिसको 25 लाख लोगों के लिए काम करना है, दूसरी तरफ दूसरा एमपी यानी सांसद है जिसको केवल 5 लाख लोगों के लिए काम करना है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा अंतर आ गया। ये अंतर खत्म करने के लिए ही तो परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग क्या करता है, वहां के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहां की जनसंख्या के हिसाब से सीमांकन कर देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में, यानी जो सीटें होती हैं, उन सीटों में और जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसको लगभग लगभग समान बनाए रखा जाए। ठीक है, हालांकि देखो 100% पॉसिबल नहीं होता कि हर विधानसभा में 1 लाख लोग ही रहें, ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लो यहाँ से कुछ लोग वहां चले गए, फिर कहीं और से वापिस आ गए, तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सीमांकन आयोग, या ये जो आपका डिलिमिटेशन होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको परिसीमन आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सीमांकन आयोग, परिसीमन आयोग जो है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि लगभग लगभग जनसंख्या जो है एक बराबर रहे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अब ये जो परिसीमन आयोग है इसके बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 82 यानी हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी जब हमारे देश में जनगणना होती है तो जनगणना के बाद क्या होता है, परिसीमन जो अधिनियम है इसके माध्यम से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन किया जाता है। यानी जब जनगणना होती है तो जनगणना में पता लगता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी हो गई है, किस एरिया में कितने लोग बढ़ गए हैं, या फिर कहाँ पे जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, परिसीमन आयोग जो है वो काम करता है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है, यानी इसको बनाया जाता है। भारत में अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। 1952 में हुआ था जब पहले चुनाव हुए थे, फिर उसके बाद 1963 में हुआ था, फिर 1973 में आया था, फिर 2002 में। अब जो आपकी 2026, अब जो आपकी जनगणना होगी, अभी इस जनगणना के बाद फिर से परिसीमन आयोग आएगा और बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र होते हैं उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। तो भारत का निर्वाचन आयोग, इसको और आसान भाषा में समझे तो इसको कहा जाता है चुनाव आयोग। ठीक है, यानी भारत का चुनाव आयोग। भारत के संविधान ने चुनाव के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी भारत की निर्वाचन आयोग को सौंप रखी है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है, हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में क्या है, एक इलेक्शन कमीशन है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है देश में चुनाव करवाना। ठीक है, यानी जो हमारा चुनाव आयोग होता है वो देश में चुनाव करवाएगा।
चुनाव का निर्देशन करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा। और वोटर लिस्ट को बनाना, जो पार्टियां होती है राजनीतिक पार्टी, उनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, ये सारा जो काम होता है हमारे इलेक्शन कमीशन का होता है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है यानी जो हमारा चुनाव आयोग है, ये एक स्वायत्त, स्थायी और संवैधानिक निकाय है। ये कैसी संस्था है, कैसा निकाय है? ये संवैधानिक है, संविधान के तहत बनाया गया है, स्वायत्त है, ठीक है, यानी स्वतंत्र है, निष्पक्ष होकर काम कर सकता है, बिना किसी के दबाव में काम कर सकता है। इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये जो इलेक्शन कमीशन हमारा होता है, इसमें देखो 3 मेंबर होते हैं, यानी 3 मुख्य मेंबर होते हैं। एक तो होता है हमारा मेन जो इलेक्शन कमीशन का जो मेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी इलेक्शन कमिश्नर कहा जाएगा इनको। फिर दूसरे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर इनके साथ एक और होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इसमें एक तो होते हैं मेन, यानी जिसको चीफ यानी मुख्य चुनाव अधिकारी कहा जाता है, और इनके साथ 2 और अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स की एक बॉडी होती है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन ये मुख्य हैं, इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। यानी ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ये क्या करता है? लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। संविधान के अनुसार देखें तो 324, 329 जो आर्टिकल है, इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, यानी जो इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा उसकी सारी डिटेल जो है आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलती है। और इलेक्शन कमीशन की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या वो काम कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इलेक्शन कमीशन की आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र। तो राज्य स्तर पे भी चुनाव होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो राज्य स्तर पे चुनाव संबंधी कार्यों की निगरानी के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी राज्य के लेवल पे जो चुनाव संबंधी जो भी कार्य होते हैं, उसको निगरानी करने के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो बनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उसमें क्या है, उनकी नियुक्ति जो होती है वो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा, यानी इलेक्शन कमीशन करेगा इनकी नियुक्ति, राज्य सरकार से परामर्श करेगा, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें से किया जाएगा उसकी नियुक्ति। फिर जिला अधिकारी, उप विभाग मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जैसे जो राज्य अधिकारी होते हैं, इनको भी चुनाव से संबंधी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो जब इलेक्शन का काम हो रहा होता है उस समय में जो अधिकारी होते हैं वो तो होते हैं, इसके अलावा जो जिला अधिकारी होते हैं, ठीक है, उप विभागीय जो बड़े बड़े मजिस्ट्रेट हो गए या फिर तहसीलदार हो गए या बड़े बड़े और अन्य अधिकारी हो गए, इनको भी इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसे कि मान लो जिला निर्वाचन अधिकारी हो गए, निर्वाचन अधिकारी हो गए, रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी जाती है। अब बात करते हैं भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है, उसका काम क्या होता है? तो काम बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम है निर्वाचन नामावली तैयार करना। ये क्या करते हैं? एक वोटर लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो 18 साल के हो चुके होते हैं और जो वोट देने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। फिर निर्वाचन की तिथि निर्धारण करना, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्शन कब होगा उसकी एक डेट घोषित करेंगे। राजनीतिक दलों और पंजीकरण और चिन्ह आवंटित करना, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनको क्या करना होता है, उनको ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको चुनाव चिन्ह वगैरह अलॉट करते हैं, ठीक है। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, यानी ये निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराते हैं। ये सब क्या काम होता है? इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। फिर इसके बाद मतदाता सूची तैयार करना, यानी ये वोटर लिस्ट बनाते हैं। तो भारत में जो मतदाता हैं यानी जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन बनाता है। केवल पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, यानी कौन मतदान कर सकता है, वोट कौन दे सकता है? जो पात्र हो। क्या क्या होना चाहिए? पहले तो वो भारत का नागरिक हो, यानी इंडिया का रहने वाला हो, इंडिया का नागरिक हो। फिर दूसरा क्या है? वो 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुका हो, यानी 18 साल का हो गया हो, या फिर 18 प्लस का हो। 18 से नीचे वाले वोट नहीं दे सकते। तो अगर जो इसके पात्र होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वो जाके वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। इसके बाद है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी SIR। आज के समय में आप देखोगे
तो अभी भी दिल्ली वगैरह में एसआईआर चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में एसआईआर हो चुका है और कुछ स्टेट में अभी चल रहा है। तो स्टेट, ये जो स्टेट में या फिर पूरे देश में जो एसआईआर चल रहा है, आखिर ये क्या है, इसको समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत गहराई से जो वोटर लिस्ट होता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मतदाता सूचियों को, ठीक है, देखा जाता है, उनका सत्यापन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि सही है या नहीं है, उसमें सुधार करने का काम किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट ना जाए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वोट देने की एज में आ चुका है उसको उसमें शामिल कर लिया जाए, किसी भी अपात्र व्यक्ति को उसमें शामिल ना किया जाए, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तो एसआईआर का मतलब क्या होता है, एसआईआर में वोटर लिस्ट को देखा जाता है, देखा जाता है कि जो जो 18 साल के हो चुके हैं उनको वोटर लिस्ट में उनको ऐड कर दिया जाता है। और अगर मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, ऐसा भी हो जाता है ना, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो जिन जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। या मान लो कोई ऐसा आदमी है उसने यूपी में भी अपना वोट कार्ड बनवा रखा है, वोटर कार्ड, और वो दिल्ली में भी बनवा रखा है, किसी और स्टेट में भी बनवा रखा है, मान लो दो दो तीन तीन जगह उसने कार्ड बनवा रखा है, तो उसका कैंसिल किया जाएगा। एक ही जगह पे एक आदमी वो अपना वोटर लिस्ट में नाम रख सकता है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से उन युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने में सहायता करता है जो हाल ही में 18 साल की अपनी आयु जिन्होंने पूरी की है, उनको जोड़ दिया जाता है, उनको जागरूक करता है। एसआईआर के अंतर्गत मान लो कोई मतदाता है, उसकी मृत्यु हो गई, या मान लो उसने अपना घर चेंज कर लिया, पहले वो दिल्ली में रहता था फिर पंजाब चला गया, पंजाब में रहता था मान लो राजस्थान चला गया, तो उससे क्या होता है, एक से अधिक बार कई बार नाम दर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे भी नाम दर्ज करवा रखा है, वहां पे भी नाम दर्ज करवा लिया, तो उसको काटना होता है। एक ही जगह पे जहां पे वो रहता है उसी जगह की मतदाता सूची में उसका नाम रखा जाएगा और बाकी जगह से उसका नाम जो है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। दावे, आपत्तियां और अंतिम मतदाता सूची। तो भारत निर्वाचन आयोग लोगों को संशोधित मतदाता सूची के संबंध में दावे प्रस्तुत करने या आपत्ति दर्ज कराने का समय देता है। मान लो एसआईआर हुआ, सब कुछ सही था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ही जगह पे रहता है लेकिन फिर भी उसका नाम उड़ा दिया, उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, तो ऐसे में जब उसको मौका दिया जाएगा कि आओ भाई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ, ठीक है, उसको आपत्ति दर्ज करने का समय दिया जाता है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से पहले इन दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। इसके बाद है ETPBS। ये क्या होता है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, जो लोग बहुत दूर काम करते हैं, सेना के लोग या फिर अन्य अधिकारी ऐसी जगह पे हैं जहां पे वो काम कर रहे हैं और वहां से आना भी पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग करा दी जाती है। पहले क्या होता था, डाक के माध्यम से कराया जाता था, उसमें टाइम लग जाता था आने में। तो देखो ये सेवा जो है ये मतदाताओं को उनके मूल रूप से निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अपनी सुविधा के अनुसार स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो लोग कहीं बाहर हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसके जरिए वोट कर सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना। जब विधायिका 5 साल का कार्यकाल अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है यानी समाप्त हो जाता है, फिर उससे समय से पहले भंग कर दिया जाता है और निर्वाचन आयोग जो होता है वो चुनाव की नई डेट जो है वो घोषित कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से क्या होता है, चुनाव होता है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों पे विचार जरूर होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, तो जब भी चुनाव की डेट घोषित की जाएगी तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मौसम की परिस्थितियों को ध्यान रखा जाता है, कृषि चक्र को ध्यान रखा जाता है, स्कूलों की छुट्टी चल रही है, विद्यालय में परीक्षा का समय तो नहीं है, कोई त्योहार तो नहीं चल रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के इलेक्शन की डेट घोषित की जाती है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्हों का पंजीकरण। यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं, तो इन पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह होता है वो उसका पंजीकरण करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। तो केवल भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के तहत जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वही पार्टी हमारे देश में चुनाव लड़ सकती है। किसी भी राजनीतिक दल से संबंध ना होने वाले निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो स्वतंत्र यानी निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको किसी पार्टी में ही शामिल होना पड़ेगा, बिना किसी पार्टी के भी निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए इस बात पे जोर देता है कि वो समय समय पे संगठनात्मक चुनाव करवाए। यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए भी इस बात पे जोर देता है कि समय समय पे क्या हो, समय समय पे संगठनात्मक चुनाव उनमें कराए जाएं।
भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को इन श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, भारत जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने पॉलिटिकल पार्टियों को कई कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल यानी जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, फिर क्षेत्रीय दल यानी जो लोकल लेवल की स्थानीय पार्टियां हैं, या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है, तो इस तरीके से उनको कई कैटेगरी में बांट देता है। फिर अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग, देखो अब अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट की तरह फैसले भी सुना सकता है, क्योंकि कोर्ट जो होती है हमारी वो न्याय करती है, फैसले सुनाती है, तो कुछ जगह पे इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कोर्ट की तरह फैसले सुनाने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अर्ध न्यायिक का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो विवादों की सुनवाई कर सकता है। मान लो कोई विवाद हो जाता है इलेक्शन से रिलेटेड, उसको सुनेगा और उन पर न्यायालय की तरह यानी जैसे अदालत डिसीजन लेती है उसी तरीके से उस पर निर्णय सुना सकता है। और लेकिन ये पूर्ण न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आधिकारिक चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यानी नेशनल लेवल पे और जो राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आधिकारिक चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी किसका काम है, ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर राज्य स्तर की पार्टी हो, उनको चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन देता है। फिर भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, राजनीतिक दलों की मान्यता, जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको मान्यता देता है और चुनाव चिन्हों को आवंटित करने का भी काम करता है, और कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का भी काम करता है। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस और मतदाता शपथ, यानी हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता शपथ क्या है, मतदाता शपथ का मतलब है हम भारत के नागरिक, यानी शपथ लेते हैं लोग, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्वक निर्वाचन की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, बिना किसी डर के धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या फिर किसी प्रलोभन यानी किसी लालच में आए बिना, ठीक है, सोच समझकर क्या करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी वोट देने का जो हमें अधिकार मिला हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मतदाता शपथ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। तो चुनाव को सार्थक बनाने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, यानी चुनाव को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जो चुनाव की प्रोसेस है उसको निष्पक्ष तरीके से करना है, पारदर्शी तरीके से करना है, उसमें कोई धांधली, कोई घोटालाबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जाती तो निर्वाचन संस्थाओं के प्रति क्या होगा, जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब मान लो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में धांधली करवा दी जा रही है, तो लोगों का क्या होगा, इलेक्शन कमीशन से विश्वास ही हट जाएगा। तो इसलिए निष्पक्षता जरूरी होती है। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाली स्थितियों के उदाहरण, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी कंडीशन है जहां पे लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं कमजोर होते हैं। तो जैसे कि उम्मीदवारों का व्यक्तिगत लाभ या पक्षपात से प्रभावित होना। कई बार जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद के लाभ के लिए ही काम करते हैं। फिर मतों की सही गणना ना होना, यानी जो वोट मिले हैं उसकी सही से गिनती ना होना, किसी को जिता देना, या फिर लोगों को मतदान करने की पहुंच संबंधी कठिनाइयों का सामना करना, यानी लोग मतदान करने पहुंच ही नहीं पा रहे, कुछ कठिनाइयां हैं वहां पे। तो ये कुछ तरीके हैं। फिर मुख्य विचार क्या है, लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को समावेशी बनाना है ताकि सभी लोग वोट करने आए, निष्पक्ष बनाना है ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो, और विश्वसनीय बनाना है ताकि लोग अपने इलेक्शन कमीशन पे और अपनी चुनाव प्रक्रिया पे विश्वास बनाए रखें। अगला पॉइंट है चुनाव को अधिक समावेशी बनाना। भारत निर्वाचन आयोग की पहले पहले सुलभ आधारभूत सुविधाओं और तकनीकी सहायता से समावेशन पर केंद्रित है। ठीक है, यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसकी जो पहल है उसको देखा जाए तो उसमें क्या है, सुविधा और तकनीक देना ताकि लोग आसानी से पहुंच पाए इलेक्शन कमीशन के बूथ तक और वहां पे अपना वोट दे पाए। लक्षित समूह, जैसे मान लो दिव्यांग है, कोई कोई वरिष्ठ नागरिक है, बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, कोई ट्रांसजेंडर है, या फिर कोई विशेष रूप से कमजोर है, ठीक है, कोई समस्या है उसके साथ, ऐसे वर्ग से है, तो इनको घर से मतदान की सुविधा, यानी घर से मतदान की सुविधा दी जाती है। तो 2024 में जो इलेक्शन हुए थे इसमें पहली बार पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। ये सुविधा किसको मिलती है, जैसे मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी उम्र 85 साल से अधिक है, अब वो चल फिर नहीं सकता बेचारा,
तो या फिर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है, यानी मान लो पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो ऐसे में क्या होगा, उनको घर से वोट देने की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, घर पर उनके इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आएंगे और गुप्त रूप से मतदान करा लेंगे। फिर है ब्रेल सुविधाओं वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें ब्रेल लिपि है, जिससे कि वो क्या करेंगे, वो छू कर उसको महसूस करेंगे और अपना जिसको वोट देना है उसको दे सकते हैं। तो ब्रेल सुविधा दृष्टिबाधित यानी जो लोग देख नहीं सकते ऐसे मतदाताओं को अपने उम्मीदवार को पहचान करने और बिना किसी की सहायता के मतदान करने में सक्षम बनाती है। ये भारत निर्वाचन आयोग के कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे और समावेशी अभियान का हिस्सा है, क्योंकि भारत हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या है, उसका एक प्रोग्राम है, उसकी एक पहल है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, यानी सभी को वोट देने का अधिकार मिले। तो उसी के तहत इन्होंने ये कार्रवाई करी है। भारत की चुनाव प्रक्रिया का विशाल स्वरूप, भारत की चुनावी प्रक्रिया जो है अद्वितीय है, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसे चुनाव कहीं होते हो। 2024 में देश में विविध क्षेत्रों यानी अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में 96.8 करोड़ से ज्यादा पात्र मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग जो है इस पूरी प्रक्रिया का स्वायत्त रूप से प्रबंधन करता है, यानी पूरी प्रक्रिया का मैनेजमेंट करेगा हमारा इलेक्शन कमीशन। वो देखेगा कि पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे चुनाव हो जाए जहां पे जाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब भारत निर्वाचन आयोग यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि एक वोटर लिस्ट बनानी है जिसमें सभी लोगों को नाम डालना है। जो लोग उस वोटर लिस्ट में नाम के लायक नहीं है, मान लो किसी ने दो दो तीन तीन जगह नाम दर्ज करवा रखा है, तो उनका नाम हटाना, उम्मीदवारों का नामांकन करना है, उनके दस्तावेज की जांच करनी है। ठीक है, चुनाव अभियान करना है, राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान पे निगरानी रखनी है और कानून का प्रवर्तन, पुलिस और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना है, आचार संहिता लागू करवानी है जो कि इलेक्शन से पहले लागू होती है, राज्यों के साथ समन्वय बनाना है, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। ठीक है, वोटों की गिनती सही से हो पाए, परिणाम की घोषणा सही से हो पाए, विवादों का निपटारा हो पाए, ये सारे काम जो है हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। अब बात करते हैं निर्वाचन सेवाओं के लिए डिजिटल इकोसिस्टम। हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना शुरू करा है, क्योंकि आज के समय में सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर सभी लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होता है, तो फोन से, स्मार्टफोन से वो बहुत सारी ऐप से भी अपना ये काम कर सकते हैं। जैसे कि एक सुविधा ऐप है, तो इसमें ये क्या है, इसमें नामांकन किया जा सकता है, बैठक, रैली या फिर वाहन लाउड स्पीकर के लिए अनुमति मिल सकती है, वास्तविक समय की स्थिति पता लग जाती है। फिर एक इरोनेट ऐप है, इसमें क्या है, इसमें निर्वाचन अधिकारियों के लिए यानी जो प्रक्रिया के प्रपार्थ हैं वो इसमें आ जाएंगे, डेटाबेस उनका रखा जाता है, ई रोल का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, पूरा इंटरनेट पे पूरा उनका डिजिटल डेटा रखा जाता है। सुगम ऐप यानी चुनाव के कार्य के लिए आवंटित वाहनों का प्रबंधन, क्योंकि चुनाव के काम में बहुत सारी गाड़ियां चाहिए होती हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को, जैसे मान लो बूथ में कोई सामान ले जाना है, कुर्सियां हो गई, टेबल हो गए, बहुत सारी चीजें ले जानी पड़ती है, ईवीएम हो गई, तो उन गाड़ियों को अवेलेबल करवाना। ठीक है, ये सुगम ऐप के जरिए हो जाता है। फिर डिजिटल इकोसिस्टम मतदाताओं के लिए एप्स, यानी वोटर के लिए भी कुछ एप्स हैं, जैसे ETPBS। ठीक है, ये सर्विस जो है ये वोटर्स को उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, यानी जो पहले पोस्टल बैलेट होता था उसको प्राप्त करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करने के काम आता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पोस्टल उसके तरीके से होता था, यानी मान लो डाक के माध्यम से होता था, उसमें कई बार चिट्ठी डाली जाती थी, उसमें टाइम लग जाता था जाने में। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो तुरंत हो जाता है। एक है मतदाता सहायता, इसमें पंजीकरण किया जा सकता है, वो अपना नाम दर्ज करवाया जा सकता है। मान लो किसी का घर ट्रांसफर हो गया है तो वो अपना नाम भी वहां पे ट्रांसफर करा सकता है, सत्यापन करा सकता है, चुनाव की सारी अपडेट ले सकता है, उसमें सारे इलेक्शन की अपडेट मिल जाती है। और सुरक्षित भी है, सुविधाजनक भी है, सुलभ भी है, कहीं से भी इसको उपयोग किया जा सकता है। अपने फोन में ऐप है और तुरंत क्या करो उसमें, तुरंत उसमें आप ये मान लो कि इंटरनेट चाहिए, बस जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है तो वहीं पे काम हो जाएगा। फिर पंजीकरण करना आसान है, ट्रांसफर करना आसान है, वेरीफाई करना आसान है। ठीक है, चुनाव की अपडेट लेना आसान है, तो ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम में मतदाताओं के लिए कुछ ऐप। सक्षम ऐप, एक सक्षम ऐप है, ये दिव्यांग जन जो है इन मतदाताओं के पंजीकरण को आसान बना देता है। ठीक है, निकट का जो मतदान केंद्र है उसको ढूंढने में मदद करता है कि आसपास का कौन सा मतदान केंद्र पड़ता है, आसानी से पता लग जाता है। फिर सी विजिल ऐप, यानी ये ऐप जो है मतदाताओं को जो आचार संहिता है उसके उल्लंघन की रिपोर्ट कर देता है, यानी कहीं पे कोई मान लो जो आचार संहिता लागू हो रखे, कानून लागू हो रखे हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसकी कंप्लेन वगैरह हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है
दिव्यांगजन के लिए आसानी से पंजीकरण हो जाएगा, सरल तरीके से मतदाता की पहचान हो जाएगी, आसपास का जो मतदान केंद्र है उसकी खोज हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमको इन ऐप में पता लग जाती है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये भी आपको समझना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये विदेशी चुनाव अधिकारी यानी बाहर के जो चुनाव अधिकारी हैं, जो बाहर के एक्सपर्ट हैं, चुनाव प्रबंधन यानी जो चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, उनके प्रतिनिधियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन करने और उसके बारे में सीखने का अवसर देता है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, देखिए कि हम कैसे इलेक्शन कराते हैं और कैसे हम इतनी बड़ी आबादी में इलेक्शन करा देते हैं। अन्य देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय जो हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने 28 चुनाव प्रबंधन निकायों और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनके साथ क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है और एमओयू पे हस्ताक्षर कर रखे हैं कि भाई एक दूसरे के चुनाव प्रक्रिया को वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल 4 पढ़ लिया है, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था सीमांकन के बारे में, ठीक है, सीमांकन कैसे किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि चुनाव आयोग के काम क्या होते हैं, समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पे, यानी मॉड्यूल नंबर 5। इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों की। पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में जो है उनके बारे में समझेंगे, दल बदल विरोधी कानून वगैरह के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मतदाता उम्मीदवारों के बारे में कैसे जानते हैं, यानी जो मतदाता, जो वोटर्स हैं, वो कैंडिडेट के बारे में कैसे जानते हैं। तो नागरिक जो होते हैं अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में कैसे जानते हैं, यानी कौन से मुद्दे हैं जो डेली लाइफ में उनको प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लो आप घर से निकलते हो, आपके वहां पे सड़क टूटी हुई है, पानी भरा रहता है, तो आप समझ जाओगे ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है। मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जानकारी मिलती है, चुनाव का एजेंडा कैसे तय होता है, ये सारी जानकारी आखिर वोटर्स को कैसे मिलती है, ये हमको समझना है। तो देखिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में यानी हर सीट में दर्जनों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। एक सीट पे 10-10 लोग, 12-12 लोग, 5-5 लोग चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश उम्मीदवार जो हैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, ज्यादातर किसी न किसी पार्टी से होते हैं, जबकि कुछ निर्दलीय लोग भी होते हैं जो यानी स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको किसी पार्टी से या हो सकता है टिकट ना मिली हो। मतदाताओं को उम्मीदवारों की नीतियां, तो दृष्टिकोण और विभिन्न मुद्दों पर उनके विचारों की जानकारी मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के माध्यम से मिलती है। तो क्या होता है कि देखो, जैसे कि मतदाता जो है उनको उम्मीदवारों की पॉलिसी के बारे में, उनका नजरिया, उनके विचार क्या हैं, उसकी जानकारी जो है वो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके माध्यम से मिलती है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो रैली करती हैं, रैली में अपनी बातें बोलती हैं, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं ना। फिर राजनीतिक दलों का महत्व क्या है, राजनीतिक दल जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे जमीनी स्तर पे काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ये साझा मुद्दों पे क्या करते हैं, जनमत को तैयार करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे स्कूल की समस्या है, कहीं पे पुल चाहिए, तो उस पे ये काम करते हैं। ये विशिष्ट मुद्दों पे भी अभियान चलाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। ये विभिन्न विचारों के बीच में मतदाताओं का सार्थक विकल्प देते हैं। ये मतदाताओं को चुनाव के दौरान सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि एक सही निर्णय ले पाए मतदाता चुनाव के समय में, उसके सक्षम बनाते हैं। ये राजनीतिक दल की कुछ विशेषताएं हैं। राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है, इसको समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल जो है निम्नलिखित तरीकों से लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले ये लोग सरकार चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ही तो सरकार चलाती हैं। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, जनता के सवालों का जवाब देना, सरकार में जनता को अपनी आवाज उठाने का मौका देना, ये तरीका है। लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना कि ज्यादा से ज्यादा वोट दो, अपने विचार हमारे सामने रखो। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल जो होते हैं अपना एजेंडा जो है वो प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा, नेता जो होते हैं उनके सामने हजारों लोगों की भीड़ होती है, रैली करते हैं, वहां पे भाषण देते हैं। भाषण में क्या कहते हैं कि हम आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, यहाँ पे हम रोड बनवा देंगे, ऐसी बातें करते हैं ना। तो यानी उनका जो एजेंडा है उसको वो लोगों के सामने रखते हैं। रैलियों में अपने वादे को विस्तार से बताते हैं। और जो मीडिया मंच होते हैं उसके माध्यम से भी स्थानीय लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको जानकारी मिल पाती है। न्यूज़पेपर के जरिए, टेलीविजन के जरिए हमको पता लग पाता है कि कौन सा नेता किस चीज को लेकर आया है। कि यहाँ पे एक और बात बताना मैं आपको भूल रहा था, एक होता है मैनिफेस्टो। आपने सुना होगा मैनिफेस्टो। तो क्या करती हैं जो पार्टियां होती है ना, वो अपना मैनिफेस्टो बनाती है, यानी 4, 5, 10, 12 पेज का मैनिफेस्टो बनाती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो ये जो हमारी राजनीतिक पार्टी होती है, इनका क्या योगदान है, क्या रोल है
उसको देखते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो नागरिक, सबसे पहले कौन है? नागरिक यानी देश की जनता। फिर उसके बाद है हमारे देश में राजनीतिक पार्टी। जनता क्या करती है? राजनीतिक पार्टियों को वोट देती है। अब राजनीतिक पार्टी क्या करती है? चुनाव लड़ती है। फिर जो पार्टी विजयी हो जाती है यानी जो पार्टी जीत जाती है वो सरकार बनाती है। सरकार को बनाएगी, सरकार का संचालन करेगी। फिर वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी और उसको लागू करेगी, योजनाएं लेकर आएगी, उसको लागू करेगी। और जो पार्टियां हार जाती है वो विपक्ष में बैठती हैं। ये जवाबदेही सुनिश्चित करवाती है। आपने देखा होगा ना, विपक्ष हमेशा जो सत्ता पक्ष है उसको कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दुनिया भर की चीजें। तो इनका काम ये होता है, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये सब काम होता है। फिर भारत की बहुदलीय व्यवस्था, आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां हैं। एक सीट पे 10-10, 12-12, 15-15 पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही होती हैं। तो भारत की बहुदलीय व्यवस्था यानी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक दल हैं यानी राजनीतिक पार्टी हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं और कंपटीशन करती हैं। ये व्यवस्था जो है देश की भाषाओं, देश की संस्कृति, देश के धर्म और क्षेत्रों की जो समृद्ध विविधता है उसको दर्शाती है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में, धर्म में बटे हुए लोग हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं। तो ये पार्टियां क्या करती है? उनका कहीं न कहीं उन अपने आप को दिखाती है कि वो उनका मतलब उनके मसीहा के रूप में काम करेंगी, उनके लिए काम करेंगी, उनसे जुड़ाव। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां हैं देश में जो धर्म पे आधारित काम कर रही हैं, ठीक है? धर्म को मुद्दा बना रही हैं, कुछ जाति को मुद्दा बना रही हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। नेक्स्ट है दल बदल। क्या है दल बदल? आपने सुना है दल बदलू? तो ये दल बदल का क्या मतलब होता है? दल बदल का मतलब है उस राजनीतिक दल को छोड़ना या बदलना जिससे चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है। मान लो कोई एक पार्टी से है, उस पार्टी से निर्वाचित हो रखा है, अब वो उस पार्टी को छोड़ दे, किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। मान लो पहले वो ए पार्टी में था, अब ए पार्टी को छोड़ के वो बी पार्टी में चला गया। या मान लो कोई पहले बी पार्टी में था, बी पार्टी को छोड़ के वो सी पार्टी में चला गया। अब मैं यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ए बी बोल रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? तो ऐसा होता है कि एक पार्टी को छोड़कर नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे नेता के बारे में जानते हो जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? मैं आपको देखता हूँ कौन कौन सा बच्चा मुझे कमेंट में बताएगा। कोई व्यक्ति निर्वाचित होने से पहले स्वतंत्र रूप से एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो सकता है। निर्वाचित होने से पहले मान लो किसी पार्टी का मेंबर है, वो मतलब कोई एमएलए वगैरह नहीं बना है मान लीजिए, तो वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। लेकिन किसी दल के टिकट पर निर्वाचित यानी मान लो किसी पार्टी से चुनाव लड़ लिया और जीत लिया, होने के बाद उस दल को छोड़ना दल बदल कहलाता है। यानी किसी एक पार्टी में गया, टिकट ली, वहां से चुनाव लड़ा और जीत गया, अब उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, तो ये दल बदल है। इससे क्या होता है? किसी दूसरे दल में शामिल होना या अपने दल के निर्णय के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करना शामिल हो सकता है। जैसे विधायिका में पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ मतदान कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी चीजें इसमें शामिल है। इसके बाद है दल बदल पर दो दृष्टिकोण, यानी दल बदल पे दो तरह के नजरिए हैं। कुछ लोग इसको नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, कुछ सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। तो नकारात्मक क्या है? दल बदल को राजनीतिक अवसरवाद माना जाता है, यानी अवसर मिला तो भग गए। जब कोई नेता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए दल बदलता है, इससे इससे दल का अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता कमजोर हो जाती है, ठीक है? यानी मान लो जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए पार्टी बदलने लग जाता है तो एक तरीके से अनुशासन खत्म होता है, राजनीतिक स्थिरता खत्म होती है और ये राजनीति के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, दल बदल को अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करना कहा जाता है। जब कोई नेता अपने दल से असहमत होने या जनता की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार काम करने के लिए पक्ष बदलता है, ठीक है? तो इसको सकारात्मक नजरिए से दिखाया जाता है। जैसे मान लो कोई नेता पार्टी बदल लेता है, बाद में बोलता है कि मैं ये जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए, इसलिए मैंने पार्टी बदली, ठीक है? ऐसे भी लोग दिखाते हैं कई बार। तो ये दो नजरिए हैं दल बदल पे। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। और दल बदल को इसका उद्देश्य क्या था? दल बदल को रोका जाए, निर्वाचित सरकार को स्थिरता प्रदान की जाए। कई बार क्या होता है, निर्वाचित सरकार को छोड़ के चले जाते हैं, सरकार तक गिर जाती है। यदि कोई सांसद या विधायक विधायक स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक सदस्यता छोड़ देता है या फिर पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है, तो उससे क्या होता है? सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
कि अगर पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहा है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? इसका निर्णय सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति जो होते हैं वो डिसीजन इसका लेते हैं। अगला पॉइंट है भारत निर्वाचन आयोग जो है ये राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे देता है, यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे पॉलिटिकल पार्टियों को मान्यता देता है। तो भारत निर्वाचन आयोग निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और मान्यता प्रदान करता है, यानी कि कुछ रूल्स बने हुए हैं, उस रूल्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाता है और उनको मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को 3 कैटेगरी में बांटता है, कौन सी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी होगी और कौन सी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, यानी पंजीकृत तो है लेकिन मान्यता प्राप्त दल नहीं है। इस तरीके से उसको कैटेगरी में बांटता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय दल की मान्यता के मानदंड यानी क्राइटेरिया। जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो लोकसभा में देखो इनमें से कोई एक शर्त काफी है, या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में जो आम चुनाव होते हैं उसमें किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कुल मान्य मतों, यानी जो कुल मान्य मत है उसमें कम से कम 6% वोट मिल जाए। ठीक है, यानी लोकसभा में या विधानसभा में कम से कम 4 या फिर उससे ज्यादा राज्यों में जो कुल मान्य मत है उसका 6% अगर उसे मिल जाता है, ठीक है, या फिर उन राज्यों में से किसी एक या अधिक राज्यों में लोकसभा में 4 सीट जीत जाता है तो उसको नेशनल पार्टी कहा जाएगा। फिर लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों से चुने गए उम्मीदवारों के साथ लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीतना, यानी लोकसभा की कम से कम 2% सीट जीत जाए, या फिर कम से कम 3 राज्यों से चुने गए उम्मीदवारों, अलग अलग राज्यों से लोकसभा में उसके कैंडिडेट आए, या फिर कम से कम 4 राज्यों में इसे राज्य दल के रूप में मान्यता मिल जाए। ठीक है, 4 राज्य में उसको वहां की राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता अगर मिल जाए तो उसको राष्ट्रीय दल। राज्य की जो पार्टी होती है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए राज्य की मान्यता के लिए मानदंड क्या है, यानी कोई एक शर्त इनमें से अगर पूरी हो जाती है तो उसे राज्य की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मान लो राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें या तो उसे 6% के बराबर वोट मिल जाए या 6% से ज्यादा वोट मिल जाए, वैध मत जो है अगर वो से मिल जाए, ठीक है, या फिर उस राज्य में 2 विधानसभा के बराबर या 2 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जीत जाए तो उसे हम राज्य दल कह सकते हैं। या फिर राज्य में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें 6% से ज्यादा या फिर 6% के बराबर वैध मत जो है अगर उसको मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, या फिर उस राज्य में 1 से 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक लोकसभा सीट जीत जाए, ठीक है, या फिर विधानसभा में 3% के बराबर या 3% से ज्यादा सीटें या 3 विधानसभा सीटें इनमें से जो भी अधिक हो जीत जाए तो भी उसे राज्य दल का मान्यता मिल जाती है। राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर एक लोकसभा सीट जीते तो राज्य में डाले गए वैध मतों का लगभग 8% मान लो या उससे ज्यादा या उसके बराबर प्राप्त किए गए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। ऐसे मतलब ऐसे दल जो गैर मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी राजनीतिक पार्टी जिन्होंने विधानसभा या चुनाव में मान्यता प्राप्त होने के लिए पर्याप्त मत हासिल नहीं किया, ठीक है, यानी उनको उतना मत ही नहीं मिले जिससे उनको मान्यता मिल पाए। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने पंजीकरण के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कोई राजनीतिक पार्टी बना लेता है लेकिन बाद में वो चुनाव ही नहीं लड़ता, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या होता है? इलेक्शन हुए, इलेक्शन में रिजल्ट आया, किसी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई कि वो अपने दम पे सरकार बना ले, फिर वो क्या करेगा, फिर एक से अधिक पार्टी, 2 पार्टी या फिर 3 पार्टी या 4 पार्टी आपस में मिल जाएंगी और क्या करती है, सरकार बना लेती है। तो इसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है, यानी अलग अलग पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती है तो इसे गठबंधन की राजनीति भी कहा जाता है। तो गठबंधन की राजनीति क्या है? देखो 1967 में भारत में, अब मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो हमारे देश में चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में, ठीक है। पहले क्या था, लगातार कांग्रेस जीतती थी, लेकिन 1967 में जो चुनाव हुआ उसमें 9 राज्यों से कांग्रेस की सत्ता चली गई और केंद्र में तो सरकार बच गई पर 9 राज्यों से सरकार चली गई। 9 राज्यों में सरकार ना बनाने का मतलब समझ रहे हो? उस जगह पे जो सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार थी। तो यहां से शुरू होता है हमारे देश में गठबंधन का दौर राज्यों में, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो 1967 में भारत में एक दलीय प्रभुत्व वाले चुनाव का दौर समाप्त हो जाता है, यानी कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई। तो 9 राज्यों में जो सरकार बनी वो अलग अलग पार्टियों ने मिलकर बनाई। फिर ऐसी ही एक चीज आई 1977 में, इमरजेंसी देश में लगी हुई थी। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे, ठीक है, यानी आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे तो उसमें अलग अलग पार्टियों ने मिलकर एक साथ मिलकर एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था जनता पार्टी। और भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी केंद्र में, देश में,
ठीक है, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1990 के दशक के बाद भी ऐसा देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भाजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन बना जिसको एनडीए कहा जाता है, और कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बना जिसको यूपीए कहा जाता है। ये वो समय था जिस समय में किसी भी, ना तो कांग्रेस को ना बीजेपी को उतनी सीटें ही नहीं मिल पाती थी कि वो अपने दम पे सरकार बनाए। तो ये सरकार कैसे बनाते थे, गठबंधन की सरकार बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे में दो गठबंधन बने थे, एक यूपीए और एक एनडीए। एनडीए का मतलब है इसमें मेन पार्टी जो है वो बीजेपी है, बीजेपी प्लस उसकी सहयोगी पार्टी, जिसमें कई सारी पार्टियां मिल गई है, तो एनडीए गठबंधन बन गया। दूसरा है यूपीए। यूपीए का मतलब यहाँ पे क्या है, यूपीए का मतलब है इसमें मेन पार्टी कांग्रेस है प्लस में उनकी सहयोगी पार्टियां। ठीक है, तो उसको यूपीए कहा गया। 2023 में यूपीए को समाप्त कर दिया गया और फिर इंडिया नाम का एक गठबंधन बना दिया गया। तो ये जो था हमारा मॉड्यूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इन सारी चीजों को आप देख लेना, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि हमारा है छठा मॉड्यूल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो हमारे यहाँ पे होते हैं, इनकी चुनौतियां और निष्पक्षता से जुड़े हुए मुद्दे। कई बार क्या होता है, फेक न्यूज फैला दी जाती है अलग अलग तरह की इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चुनौती का विशाल स्वरूप। तो भारत में 96.8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, यानी मतदाता हैं, और इनके लिए हजारों मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि चुनाव में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में संपन्न होती है, जिससे चुनाव कराना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में पूरे भारत में इलेक्शन कराना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हमारा इलेक्शन कमीशन इस मुश्किल भरे काम को भी करवाता है। फिर सामान्य चुनौतियों में भ्रामक जानकारी, कई बार कुछ भ्रामक यानी गलत न्यूज दे दी जाती है, फर्जी समाचार चला दिए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें, ये भी एक चुनौती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की राह। देखो, निर्वाचन आयोग इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है, तो इसके लिए कुछ कानून बना रखे हैं, जैसे आरपीए 1950, आरपीए 1951, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। आचार संहिता जारी करना, यानी चुनाव के दौरान सभी जो पार्टियां हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए आचार संहिता जारी की जाती है, और उनको इसका पालन करना होता है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ईवीएम, ईवीएम के द्वारा हमारे यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं, जो कि सटीक होते हैं और सत्यापन योग्य होते हैं, उसको मतगणना से पता लग जाता है। फिर मतदाता को जागरूक करना, यानी लोगों को जागरूक करना, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। अब मॉड्यूल 6 में हम इसको क्या करेंगे, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कई बार फेक न्यूज फैला दी जाती है, डराया जाता है। ठीक है, और ये सारे जो हमारे कानून है, इसके तहत क्या किया जाता है, इलेक्शन को कंट्रोल किया जाता है ताकि वहां पे कोई गड़बड़ी ना हो। और मतदान एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है, हम सबको वोट देना चाहिए। ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको भी वोट जरूर देना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। चुनाव अगर हम देखें तो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, लोकतंत्र में सबसे मेन जो होता है वो चुनाव होता है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे समझनी थी, और हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। और चुनाव समाज को समझना और भारत और उसके आगे की यात्रा जो है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं, सारी चीजों को समझ चुके हैं। हमने यहाँ पे लोकतंत्र पढ़ा, मतदाता पढ़ा, अधिकार और कर्तव्य, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप वीडियो को 2 बार देखो, ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, कॉमेंट कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।